हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज मैं आप लोगों के सामने जो एचटेट की हम लोग सीरीज कर रहे थे और उसमें पॉलीमर चैप्टर जो है वो कर रहे थे। तो पॉलीमर की ये लास्ट क्लास है आपकी, और हमने जो है इसमें इससे पहले टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स जो हैं वो किए थे। उसके बाद हम रिएक्शंस के टाइप्स कर रहे थे जिसमें हमने एडिशन रिएक्शन वगैरह वो सब हमने की थी। तो अब जो है मैंने लास्ट क्लास में आपको नायलॉन तक जो है पढ़ा दिया था। अब अगला जो हमारा नायलॉन के बाद जो अगला फाइबर है वो है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर इसमें एग्जाम्पल होता है, जैसे डैक्रोन है, टेरेलिन है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसमें देखो, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टर्पेथिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटिएट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। तो पॉलिस्टर कैसे बनता है? पॉलिस्टर बनता है बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेपेथिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटिएट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। ठीक है, ये एसिटिएट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट क्या है? एक आपका कैटलिस्ट है, मतलब जिंक एसिटिएट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? जैसे डैक्रोन है, टेरेलिन है, ये सब क्या है? पॉलिस्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अगला है फिनोल। फिनोल देखिए, they are the oldest synthetic polymers. These are obtained by condensation reaction। देखो, हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शंस कर रहे थे, और कंडेंसेशन रिएक्शन में मैंने आपको लास्ट क्लास में नाइलॉन बताया था। उसके बाद आज हम लोगों ने पॉलिस्टर किया है, उसके बाद फिनोल कर रहे हैं। अब मैं ये फाइबर्स बता रही हूँ जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। तो पॉलिस्टर भी कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, फिनोल भी। ठीक है, तो दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉर्मल्डिहाइड। जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिनोल की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो फिनोल एक मिनट, these are obtained by condensation reaction of phenol with formaldehyde। the initial product is noveloc। देखो, ये जो नोवेलेक है ये इनिशियल प्रोडक्ट है। जब क्या होता है, जब फिनोल जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या करता है? कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये रिएक्शन बता रहे हैं फिनोल की, किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। और ऊपर जो बता रही थी वो मैं प्रिपरेशन बता रही थी पॉलिएस्टर्स की। ठीक है, तो यहां पर जब फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड जो है आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? नोवेलेक की फॉर्मेशन होती है। और नोवेलेक, देखो, नोवेलेक का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, और नोवेलेक प्लस फॉर्मल्डिहाइड अगर कंबाइन करते हैं तो बेकलाइट की फॉर्मेशन होती है। और बेकलाइट जो है काफी यूजफुल है, यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। ये सब बनाने के लिए बेकलाइट का यूज किया जाता है। तो यहां देखो, जो आपका फिनोल है, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड होगा तो नोवेलेक बनेगा, और नोवेलेक प्लस फॉर्मल्डिहाइड होगा तो बेकलाइट बनेगा। बेकलाइट का जो है आपको पता होना चाहिए, बेकलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किसके अंदर यूज होता है? ठीक है, तो ये पॉलिस्टर, दूसरा हो गया फिनोल। और यहां पर आप बेकलाइट का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इस टाइप से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सब जस्ट आपको देखना है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार देख के रिमेंबर कर लेना है, अपनी मेमोरी में डाल लेना है मतलब। उसके बाद है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये कब बनता है? कंडेंसेशन ऑफ मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड की जब कंडेंसेशन होगी तो फॉर्मेशन होती है किसकी? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की। और ये किसके अंदर यूज होता है? अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी और आज फिर बता रही हूं कि आपको इनके यूजेस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। जिन जिनके खासकर मैंने आपको लिखवाए हैं, इनके यूजेस आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें क्वेश्चन पॉलीमर में ज्यादातर यूजेस के ऊपर ही आता है कि जैसे अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए क्या यूज होता है, या उससे पहले मैंने आपको जो बताए थे नाइलॉन 6 का यूज कहाँ होता है। तो इस टाइप से जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन वगैरह इतनी कहीं नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी बस एक ये है कि ओवरव्यू के लिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है कोपोलिमराइजेशन। इट इज अ रिएक्शन इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीशीज इज अलाउड टू पॉलीमराइज एंड फॉर्म कोपोलिमर। ये रिएक्शन में क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीशीज। ठीक है, जब एक से ज्यादा मोनोमेरिक स्पीशीज की आपस में रिएक्शन होती है, इज अलाउड टू पॉलीमराइज एंड फॉर्म कोपोलिमर। तो वो कोपोलिमर की फॉर्मेशन करते हैं। पीछे हमने कोपोलिमर्स के बारे में पढ़ा भी था स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो आप जाके वो देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपोलिमर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो कोपोलिमराइजेशन क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीशीज इज अलाउड टू पॉलीमराइज। ठीक है, उसके बाद है रबड़।
अब ये जो है रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब रबर के बारे में देखो, इसमें है पहला है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर कैसे होती है? इज ए नेचुरल पॉलीमर एंड पोजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज आपको पता है, रबर एक इलास्टिक होता है नेचर में। नेचुरल रबर में बी कंसिडर्ड एज लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रबर जो है आइसोप्रीन से बनता है और इसको जो है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं। अब देखो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन क्या होता है? जब रबर को सल्फर के साथ क्या किया जाए? मिक्स किया जाए। तो और वो क्यों करते हैं? देखो, रबर इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इज नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, रबर जो है वो सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में और ये नॉन रेजिस्टेंट है, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस पे अटैक नहीं कर पाते। तो टू इम्प्रूव दिस, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर अटैक नहीं करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां पर नहीं हो सकती। तो टू इम्प्रूव दिस क्वालिटी, इस क्वालिटी को बढ़ाने, मतलब कि इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, दिस कंसिस्ट ऑफ, वल्केनाइजेशन में क्या होता है? दिस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद सल्फर। ऑन वल्केनाइजेशन सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक्स एट रिएक्टिव साइड्स, डबल बॉन्ड्स एंड द रबर गेट स्टिफन। ठीक है, अब रबर जो है बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, तो उसको थोड़ा सा स्टिफन करने के लिए क्या किया जाता है? थोड़ा सा स्टिफन करने के लिए उसको क्या किया जाता है? उसके अंदर सल्फर को ऐड किया जाता है और इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स। क्रॉस लिंक्स की फॉर्मेशन करता है सल्फर एट रिएक्टिव साइड्स और डबल बॉन्ड्स बना लेता है। मतलब कि देखो, अब वो ज्यादा इलास्टिक है तो उसके अंदर हम सल्फर जब ऐड करेंगे तो सल्फर क्या करेगा? थोड़ी उसको स्टिफनेस देगा, मतलब उसको थोड़ी सी रिजिडिटी देगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड बनाएगा। और कैसे बनेगी रिजिडिटी? कैसे आएगी? बॉन्ड्स बनेंगे जब, और बॉन्ड्स बनाता है सल्फर कैसे? डबल बॉन्ड्स बनाता है एट रिएक्टिव साइड्स ऑफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारी सिंथेटिक रबर्स। तो सिंथेटिक रबर्स क्या है? इट इज एनी वल्केनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ। सिंथेटिक रबर तो वही होगी, नेचुरल रबर तो ज्यादा इलास्टिक होती है। अब जब उसके अंदर वल्केनाइजेशन करवा दी तो वो कैसी बन गई? सिंथेटिक रबर्स बन गई। और सिंथेटिक रबर्स अब क्या है? इनकी जो होगी विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ। ठीक है, वो स्टिफन्ड हो गई है, तो स्टिफन हो गई है तो अब क्या है? वो स्ट्रेच करी जा सकती है, जितनी वो नेचुरल रबर है उससे डबल हम लोग उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में बात करें तो देखो, नियोप्रीन। नियोप्रीन फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन कैसे बनती है? ये भी रबर का टाइप है ना, तो कैसे बनेगी ये? क्लोरोप्रीन के अंदर जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? नियोप्रीन की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये किसके लिए यूज होती है? यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, गास्केट्स एंड हॉर्सेस वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नियोप्रीन के बाद ब्यूना एन। ब्यूना एन कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड अ क्राइलो। ये देखो, ये दोनों जो है रबर के एग्जांपल है। इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड कैटलिस्ट। ये कैसे बनेगा? जब पॉलीमराइजेशन होगी 1,3-ब्यूटाडाइन की और एक्रिलोनाइट्राइल की इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड कैटलिस्ट। और ब्यूना एन किसके लिए काम आता है? यूज फॉर मेकिंग ऑयल सेल्स, टैंक लाइनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये रबर्स थी दोनों, ब्यूना एन भी, और इससे पहले जो हमने की थी वो भी जो है सिंथेटिक रबर्स के हमारे टाइप्स थे। ठीक है, तो ये जो है हमारा रबर जो है वो कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमारा पॉलीमर चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पॉलीमर में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस चैप्टर के अंदर आपको मेनली प्रिपरेशन से ज्यादा यूजेस पर ध्यान देना है, क्योंकि यूजेस जो है वही पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा ये कैसे प्रिपेयर हुआ, रिएक्शंस भी बहुत कम आती हैं, यूजेस बहुत ज्यादा इस में आते हैं। जैसे बेकलाइट का यूज कहाँ होता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का यूज कहाँ पर होता है, नोवेलेक क्या होता है। ठीक है, नोवेलेक कैसे बनता है। तो इस टाइप से जो है इनमें क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और लास्ट क्लासेस में ऐसा देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, लास्ट मतलब क्लासेस नहीं बोलूंगी मैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको जो है इन सब का ध्यान रखते हुए प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर हमारा पॉलीमर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, साथ में आपको पता है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। वहां पर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में कंप्लीट भी करा चुकी हूँ। उसके बाद अगला ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक हम लोग लेंगे, जिसमें ब्रीथिंग है। हो सकता है वो आज ही आपकी वीडियो आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट कल आपको जो है वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपको ये जो सीरीज है ये अच्छी लग रही है तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।